जय हिंद। पिछले क्लास में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में से सामान्य ज्ञान के कुल 38 प्रश्नों का एनालिसिस किया गया था। आज हम उसी प्रश्न पत्र का हिंदी में कुल 37 प्रश्नों का डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे पता चल सके कि हिंदी में इस परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। ऑप्शन ए है भूतकाल, सामान्य भूतकाल, बी है आसन्न भूतकाल, सी है अपूर्ण भूतकाल और डी है पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। देखिए, आसन्न भूतकाल वे होते हैं जिसमें अभी अभी कार्य समाप्त हुआ हो पता चलता है। जैसे सोनू ने पत्र लिखा है, तो इसमें सोनू ने पत्र लिखा है, कार्य लग रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, इसलिए इसमें आसन्न भूतकाल होगा। यदि कार्य पूर्ण हुआ नहीं हो, चल रहा हो भविष्य भूतकाल में ही, तो वहाँ पे होता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे दिया हो कि सोनू पत्र लिख रहा था आए, तो वहाँ पे होगा अपूर्ण भूतकाल। देखिए, काल से ये क्वेश्चन है, एक चैप्टर पढ़ना है में काल। तो काल में इतना अभी जान लीजिए कि काल कुल 3 प्रकार के होते हैं। काल के भेद 3 हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो ये क्वेश्चन था भूतकाल से। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। तो हेतु मद भूतकाल को जान लेते हैं। इसमें 2 वाक्य होते हैं, जिसमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। इसमें 2 वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यदि बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती। यदि बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती। इसमें 2 वाक्य हैं, यदि बारिश हुई होती और दूसरा है फसल अच्छी होती। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे निर्भर है। तो इस प्रकार के उदाहरण में हेतु मद भूतकाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा हो सकता है कि यदि तुमने पढ़ा होता तो प्रश्न हल हो जाता। तो इसमें भी कौन सा काल होगा? तो हेतु मद भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे है, दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। क्वेश्चन है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, 4 ये दिया है, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो दूसरे से करवाया जाता है। जैसे माँ ने पिताजी से खाना बनवाया, अध्यापक ने छात्रों से प्रश्न हल करवाया। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है। जैसे इसमें दिया है अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो एक कार्य है देखना और फिर तुरंत कार्य हो रहा है निबंध लिखना। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे है वह चाय पीकर सो गया। वह चाय पीकर सो गया। तो इसमें भी चाय पीना एक क्रिया है और तुरंत बाद अगली क्रिया क्या हो रही है? सोना। तो इसमें भी कौन सा क्रिया होगा? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। दिया है कि प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रबंधकारती, बी है प्रबंधकीन, सी है प्रबंधकर्त्री और डी है प्रबंधकारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रबंधकर्त्री। देखिए, आपके एग्जाम में लिंग से भी प्रश्न आएंगे। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का होता है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। दूसरा होता है विद्वान का क्या होगा? विद्वान का होता है विदुषी। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और है सम्राट। सम्राट का कई बार पूछा जाता है। सम्राट का स्त्रीलिंग बताइए। तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी। ज्ञानी वाला गी है सम्राज्ञी। एक है साधु। साधु का क्या होता है? साध्वी। स्त्रीलिंग साध्वी होता है। एक है महान। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती। एक बताइए ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का होता है ऋषिका। ऋषिका होता है इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, वैसे ही वीर का क्या होगा? तो वीर का होगा वीरांगना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 पे है, दिया है कि
नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। सही बहुवचन वाला रूप, जैसे पूछा है नेता का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है नेते, बी है नेतों, सी नेताओं, डी है नेता। तो याद रखिएगा नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए हिंदी में वचन कुल कितने होते हैं? हिंदी में कुल वचन 2 होते हैं, ठीक है, और संस्कृत में वचन होते हैं 3। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हिंदी में एक वचन और बहुवचन यही 2 पढ़ना है। संस्कृत में पढ़ते हैं तो होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक पूछा जाता है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन ऊपर केवल चंद्र बिंदु आ जाएगा, चिड़िया का हो जाता है चिड़िया। वैसे ही लता का क्या होगा, तो लता का बहुवचन होता है लताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं या तो सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे सदैव एक वचन में जो शब्द आते हैं उसमें है दूध। सभी तरल पदार्थ सदैव एक वचन होते हैं, जैसे दूध, पानी, घी आदि, ये सब क्या है, एक वचन है। एक वचन में होता है और भी, जैसे क्रोध पूछ लिया जाए। इसके अलावा प्यास, प्रेम और जनता, दया भी आता है। इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा आग, ये सभी क्या है, एक वचन है। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, ये सदैव बहुवचन में होते हैं। प्राण हो गया हस्ताक्षर, दाम और लोग दर्शन, आंसू और एक याद रखिएगा बाल जिसको केस भी कहा जाता है, ये भी सदैव बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 दिया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताना है आपको। दिया है ऋतु, तो ऑप्शन ए ऋतुएं, बी ऋतुओं, सी ऋतुओं और डी है ऋतुएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋतुएं, ठीक है। बाकी आप एक वचन और बहुवचन खुद से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत शब्द हैं, सभी शब्द बता पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। 119 पूछा गया था कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझिए। दिया है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वर रहित व्यंजन। हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन उसके साथ स्वर जुड़ा रहता है। जैसे क है तो क प्लस अ लिखते हैं, इसमें स्वर जुड़ा है। कह रहा है कि स्वर रहित यानी बिना स्वर का व्यंजन हो। जैसे मान लीजिए, जैसे दिया है द, ये स्वर रहित व्यंजन है। इसमें कह रहा है कि जब स्वर सहित व्यंजन, कोई स्वर सहित व्यंजन ध जुड़ जाए तो तब क्या बनेगा, तो इससे क्या बनेगा, ध होता है। जैसे ध, ये द हो गया, ऐसे लिखते हैं, यानी इसी को आधा द या ध कहते हैं, मतलब ये संयुक्त हो गया। तो इसे कहेंगे संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे, जब 2 मिलकर संयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है संयुक्ताक्षर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, बी है द्वित्व, सी है तालव्य और डी है स्वरतंत्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्ताक्षर। द्वित्व क्या होता है, द्वित्व जब 2 लगातार व्यंजन एक साथ आ जाएं तो वहाँ द्वित्व होता है। जैसे पक्का लिखना है तो पक्का में 2 आधा का और पूरा का 2 लगातार व्यंजन आ रहे हैं, एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आ जाए तो वहाँ पे द्वित्व होता है। जैसे कच्चा में भी 2 व्यंजन लगातार आए हैं तो यहाँ पे द्वित्व होगा। अब देखिए स्वर तंत्रीय क्या होता है। स्वर तंत्रीय ह को कहते हैं। बस याद रखिए कि स्वर किस व्यंजन को स्वर तंत्रीय कहते हैं, तो हाथी वाला ह को स्वर तंत्रीय कहा जाता है। इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिए। पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये पूछा था कि संयुक्त अक्षर ही होते हैं जो कोई 2 जुड़ जाएं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक है स्र, दूसरा है छत्री वाला छ, तीसरा है त्र और चौथा है ज्ञानी वाला ज्ञ, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। दिया है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। नासिका अर्थात जिसमें नाक से आवाज आती है थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन ए है ड़, बी है ज, सी है ड, डी है द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड़। देखिए किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है। 5वां अक्षर मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। तो क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये जो होते हैं ये सब लास्ट के जो होते हैं ये नासिका द्वारा बोले जाते हैं। इन्हीं को अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण यानी वे व्यंजन जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 ये दिया है कि निम्न में से निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है। देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता होता है। जैसे आदमी है, इसको कहा जाए लंबा आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है लंबा, यही विशेषता हो गया। अब विशेषता जो होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं।
कौन कौन होती हैं? ऑप्शन दिया, इसमें दिया है कि कड़वा जो है, यह करेला कड़वा है, वो कौन सी विशेषता है, किस अवस्था में है? ऑप्शन ए है उत्तरावस्था, बी है मूलावस्था, सी है उत्तमावस्था और डी है अधिकावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूलावस्था। देखिए अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे दिया हो कि सोनू लंबा है, यहाँ पे ये मूलावस्था है। उसी में दूसरा तुलना किसी से कर दे कि सोनू मोनू से लंबा है, सोनू मोनू से लंबा है। जब तुलना कर दे दो लोगों के बीच तो वहाँ होती है उत्तरावस्था, वहाँ क्या होती है? उत्तरावस्था। और तीसरा होती है उत्तमावस्था। जब कहे कि सोनू सबसे लंबा है, उससे किसी तुलना ना करे, कहे कि सोनू सबसे लंबा है, तो वहाँ होगा उत्तमावस्था। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा यह करेला कड़वा है, कड़वा कौन सी अवस्था में है? तो यह मूलावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी अखरावट, डी चंद्रसार। तो इसका राइट आंसर होगा रामचरितमानस। अच्छा, यदि पूछ दे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा इसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो कुल 7 खंड हैं, ये भी याद रखिएगा, रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। इसी प्रकार तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाओं में कुछ रचनाएं याद रख लीजिए, जैसे विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दूसरा है दोहावली, दोहावली, एक है सतसई, सतसई, और एक याद रख लीजिए जानकी मंगल, जानकी मंगल। तो 122 का राइट आंसर क्या है? रामचरितमानस। अच्छा, रामचंद्रिका किसने लिखा है? तो याद रखिएगा रामचंद्रिका लिखा है केशव दास ने, ये भी एक राइटर हैं केशव दास, इन्होंने लिखा है रामचंद्रिका। अखरावट किसने लिखा है? तो ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी की एक और फेमस पुस्तक का नाम है जो कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है पद्मावत। इसको जरूर याद रखिए, हो सकता है पूछ दे। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। एक और ऑप्शन में दिया है डी चंद्रसार। चंद्रसार के लेखक कौन है? तो इसके हैं रसखान। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 122 हो गया। 123 दिया है कि रंगभूमि, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है हरिशंकर परसाई, सी है धर्मवीर भारती और डी है विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है। अच्छा, प्रेमचंद से जुड़ी कुछ अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा धनपत राय, उनके बचपन का नाम भी पूछ लेता है धनपत राय। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख रचनाओं में कौन कौन आता है? तो एक है गोदाम, गोदान, और दूसरा है गबन, ये भी महत्वपूर्ण है। एक और पूछा जाता है कर्मभूमि, ये भी प्रेमचंद जी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो काफ़ी फेमस हुई हैं। कहानियों में याद रखिए तो एक है कफन, दूसरा है पूस की रात, पूस की रात, और तीसरा एक और याद रखिएगा पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। अच्छा, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक पत्रिका का भी संपादन किया था अपने समय में, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, उसको याद रख लीजिए। तो उस पत्रिका का नाम है हंस। हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था यदि पूछे? तो उसका संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। चलिए अन्य लेखकों को भी देख लेते हैं, जैसे धर्मवीर भारती, इनकी एक सबसे फेमस पुस्तक है गुनाहों का देवता, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र, पंचतंत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। ये दिया है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है परिमल, बी नीरजा, सी कामायनी और डी है अनामिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कामायनी। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी हैं? तो एक याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। दूसरी एक रचना है अजात शत्रु, क्या है? अजात शत्रु। ठीक है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक। ठीक है, चलिए और कुछ पॉइंट इसमें देख लेते हैं। दिया परिमल, परिमल और अनामिका, ये दोनों पुस्तक, इन दोनों की रचना किए हैं, इन दोनों की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक है नीरजा, नीरजा की कौन है? तो नीरजा की लेखिका है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 125। ये उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन बना था। पूछा है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। ऑप्शन है रामदरस मिश्र, बी है रमेश कुंतल मेघ, सी है रमेश चंद्र शाह और डी है मृदुला गर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह। ये उस समय के हिसाब से यानी 2019 के हिसाब से, 2019 में जनवरी में ये पेपर हुआ था, तो उसके हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन था। अब पूछेगा तो अब इस समय के करंट के हिसाब से पूछेगा, या तो 2022 का पूछ लेगा या 2023 का। तो हमें दोनों को याद करके चलना है। देखिए 2022 का पूछे तो इसका 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है, हिंदी भाषा में। तो उनका नाम है बद्री नारायण, बद्री नारायण। और इनकी किस पुस्तक के लिए ये दिया गया है, तो उसका नाम है नुमड़ी। क्या नाम है? नुमड़ी। दूसरा पूछ सकता है कि 2023 में किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा 2023 में संजीव को दिया गया है। लेखक हैं संजीव। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यदि पूछ दे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषाओं को दिया जाता है, तो ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। ये गद्यांश दिया है और गद्यांश से पढ़कर कुल 5 प्रश्नों का आंसर देना रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में बना रहे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान से। तो चलिए प्रश्न 126 पूछा है कि इसमें कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। उस समय 2019 का ये पेपर है, तो उस समय पूछा गया है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। अगला है 128 की बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है 129 देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। और 130 क्वेश्चन है। ये पूछा है कि विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ। प्रायोजक मतलब होता है स्पॉन्सर। तो विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ। अब चलिए क्वेश्चन देख लिया हम कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पूरा गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए तो गद्यांश देख लेते हैं। दिया है यहाँ से है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी है। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। आगे देखते हैं। दिया कि 2018 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। प्रायोजक मतलब स्पॉन्सरशिप लेते हैं। जैसे आपने आईपीएल देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे बायजूज का बैच लगाए रहते हैं लोग। पहले अन एकेडमी करती थी, यानी जो पैसा लगाती है अन एकेडमी। पिछली बार का जो था उसमें टाटा ने स्पॉन्सरशिप लिया था आईपीएल का। तो स्पॉन्सरशिप यानी जो पैसा लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। असर डालने लगी। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। देखिए कुछ पॉइंट समझ लीजिए। जैसे प्रायोजक दिया, प्रायोजक मतलब बताएं अभी टाटा जिसने पैसा लगाया था, और एक है आयोजक मतलब जो आईपीएल का आयोजन कराता है। तो आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? बीसीसीआई। एक प्रायोजक होते हैं जो पैसा लगाते हैं, और दूसरा जो आयोजन कराते हैं वो आयोजक होते हैं जैसे बीसीसीआई। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है
कि 126 है, यानी इस गद्यांश से जो पहला क्वेश्चन है वो 126 है। दिया है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। तो इसमें पहला ही पॉइंट था कि खेलों की दुनिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए भूमंडलीकरण, बी सामाजिकरण, सी व्यवसायीकरण और डी है ओलंपिक। तो खेल भी क्या हो गए, आज के समय में एक व्यवसाय हो गए हैं जिसमें लोग पैसा लगा रहे हैं और अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। तो इसका एक व्यवसायीकरण हो गया। गद्यांश में दिया भी है कि व्यवसायीकरण की आधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसायीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। ऑप्शन ए है खेल उत्सव, बी है आईपीएल, सी है कोडक कंपनी और डी है उद्योग। देखिए यहाँ पर दिया है सीधे सीधे कि आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। यानी आईपीएल ने खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आईपीएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है। ये पूछा गया था कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। तो गद्यांश में देखते हैं। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, दूसरा व्यवसाय, तीसरा है आम लोगों पर और चौथा है डी। तो गद्यांश में इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से देखते हैं समझ में। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। क्वेश्चन क्या है कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था पर तो है, और किस पर है, तो इसके अलावा आम लोगों पर भी इसका असर होने लगा। दिया है सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। सामान्य जनजीवन का मतलब आम लोगों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है। ऑप्शन ए है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बी है राष्ट्रीय कंपनियां, सी आम जनजीवन और डी है राजनीतिक लोगों पर। तो इसका आंसर यहाँ से देखते हैं। गद्यांश में दिया कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। तो किस पर यह असर डाला है, पर खेल प्रतिस्पर्धाएं जो हो रही हैं वो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर डालती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है कि विभिन्न प्रायोजकों यानी स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। कई प्रायोजक पैसा लगा रहे हैं आईपीएल में, तो उससे किसको लाभ हो रहा है। दिया है पहला ऑप्शन है आयोजकों को यानी जो आयोजन करते हैं, बी है जनता को, सी है लोगों को और डी है सरकार को। तो इस गद्यांश का इस दूसरे साइड में जो दिया था उसमें इसका आंसर है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पढ़िए। दिया है कि इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंची है। यानी कमाई में काफी इजाफा हुआ। किनको, आयोजकों को। जैसे ही प्रायोजकों की संख्या बढ़ी, आयोजकों के कमाई में इजाफा बढ़ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ। तो किसकी आमदनी में इजाफा होगा, सबसे ज्यादा आयोजकों को, जो इसके आयोजन कराते हैं। जैसे आईपीएल है तो आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई कराती है और इसकी स्पॉन्सरशिप थी टाटा। तो इसमें टाटा ने पैसा लगाया तो किसकी कमाई ज़्यादा बढ़ी है, बीसीसीआई की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीसीसीआई की हर साल आईपीएल में जो आमदनी है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप को सबसे ज्यादा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। यानी अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी है उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। देखिए जब किसी पद्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में तो वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पे किसी एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे दे कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय या खाए बैराय जग वा पाए बैराय। तो इसमें कनक कनक, यहाँ कनक 2 बार शब्द आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो जब 2 बार शब्द आए, शब्द एक ही और 2 बार आए तो वहाँ होता है यमक अलंकार। इसी प्रकार श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ एक से ज्यादा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार में किसी से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, यानी चेहरा कैसा है, चांद सा। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अच्छा ये जान लीजिए कि अलंकार होते कितने हैं। तो अलंकार कुल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 2 भेद है इसका। एक है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार में ही आता है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, जो कि अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, इसी प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसी प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार
और अन्य कई अलंकार हैं, आगे देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय है। दिया है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें दिन भर रेखांकित शब्द है और पूछ रहा है रेखांकित शब्द दिन भर में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है संबंध बोधक अव्यय, सी है समुच्चय बोधक अव्यय, डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज जान लेते हैं। अव्यय को ही कहा जाता है अविकारी शब्द। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द, यानी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है संज्ञा सर्वनाम और कारक विभक्ति के प्रभाव से। तो हिंदी में अव्यय की मुख्यतः अव्यय होते हैं 4, जो 4 यहाँ दिया भी है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। जैसे क्रिया विशेषण का अव्यय है, एक होता है अंदर, बाहर, नीचे, दिन भर, ये सब क्रिया विशेषण के अव्यय हैं। रात भर, ये भी क्रिया विशेषण का अव्यय है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, इसमें होता है के ऊपर, या होगा से दूर, इसी प्रकार अन्य भी आएंगे। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें होता है और, यथा, लेकिन, इसके अलावा जो है, फिर जो कि, ये सभी आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में। ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विस्मयादि बोधक, इसका चिन्ह ये आता है उल्टा आई, तो जिसमें भी आए जैसे हाय और चिन्ह आ जाए तो ये होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है। दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे जो वाक्य दिया है आप नानी के घर जाओ, ये अशुद्ध है, इसका अगर शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन ए है आप नानी के घर जाइए, बी आप नानी घर जाओ, सी आपने नानी के घर जाना है, और डी है आप नानी के घर जाओ। तो इसका राइट आंसर होगा आप नानी के घर जाइए। आपके एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। ज़्यादातर 4 चरण होते हैं, कभी कभी 2 या 6 भी हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 चरण। देखिए छंद में चरण को पद या पाद भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अलावा छंद में एक होता है यति। यति आता है, यति का मतलब पूछ लेगा कि छंद में यति का क्या अर्थ होता है, तो यति का अर्थ होता है ठहराव, थोड़ा रुकना, वही यति कहलाता है। अब पूछिए छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार कौन कौन है? तो एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वाणिक छंद, और तीसरा है मुक्त छंद। मुक्त छंद, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम में पूछेगा मात्रिक छंद से, तो मात्रिक छंद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया। ये पूछ देता है कि दोहा में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। वैसे सोरठा इसका उल्टा होता है, इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है। दिया है कि 135 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। दिया है गीदड़ भभकी, ये मुहावरा है, और कह रहा है गीदड़ भभकी का सही क्या होगा, सही अर्थ वाला क्या है। ऑप्शन ए कोरी धमकी, बी विरोध करना, सी धूर्त व्यक्ति, डी आरोप लगाना। तो गीदड़ भभकी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोरी धमकी। इसके अलावा कुछ और मुहावरा और लोकोक्ति देख लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होगा? तो होता है कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। दूसरा पूछता है कि आग में घी डालना, इसका सही आंसर होता है क्रोध भड़काना। एक और पूछा जाता है कि इति श्री करना, ये इंपॉर्टेंट है, इति श्री करना, इसका मतलब होता है समाप्त करना। क्या अर्थ होता है? समाप्त करना। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 136 है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ऑप्शन ए श्री, बी क्री, सी प्री, डी म्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री, रस का संबंध श्री धातु से है। अच्छा, रस कुल कितने होते हैं? तो रस के कुल भेद 9 होते हैं। रस 9 है तो इसके भाव भी कितने होंगे? 9 होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो रस हैं उनको देख लिया जाए। जैसे एक है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो हास। एक है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव याद रखिएगा उत्साह। क्वेश्चन पूछेगा कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। एक और याद रख लीजिए वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य का क्या होता है अस्थायी भाव? तो वत्सल, वत्सल होता है इसका।
इसमें देखिए श्रृंगार रस को रस राज का कहा जाता है, यानी रसों में सबसे बड़ा किसको माना जाता है, तो श्रृंगार रस को रस राज या रसपति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसपति भी कहा जाता है, रसपति। चलिए आगे देखते हैं। रस तो कुल होते हैं 9, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है। तो ये याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है, ठीक है। एक पॉइंट और है, रस में आता है संचारी भाव, इसी का टॉपिक है संचारी भाव। बस इतना याद रखिए कि संचारी भाव की कुल कितनी संख्या है, तो इसकी कुल संख्या 33, संचारी भाव की कुल संख्या है 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पूछा गया है कि हाथी ने केला खाया, इसका कर्म वाच्य क्या होगा। ऑप्शन है हाथी केला खाता है, बी है हाथी केला खा लिया, सी हाथी द्वारा केला खाया गया, डी है हाथी केला खाया। चलिए पहले समझते हैं कि वाच्य होते क्या हैं। देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के भेद कितने हैं, 3 हैं। इसमें पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल देखिए, पहले का एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कर्मवाच्य क्या है। जैसे दिया हुआ रामू बाजार जाता है, जो सिंपल सेंटेंस लिखा होता है रामू बाजार जाता है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा समझिए कर्मवाच्य क्या होता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य से। कर्मवाच्य में है जो जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसकी कर्मवाच्य की पहचान का तरीका है कि के द्वारा आएगा, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। भाववाच्य में इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका होता है कि बीमार आदमी से चला नहीं जाता, बीमार आदमी से चला नहीं जाता, अपना लिख लीजिए पूरा, बीमार आदमी से चला नहीं जाता। यानी भाववाच्य निगेटिविटी का बोध कराता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे यहाँ पे पूछा था कि हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में बदलना है, तो इसका राइट आंसर होगा हाथी द्वारा केला खाया गया। अगर इसी को कहे कि हाथी ने केला खाया, इसको भाववाच्य में बदलिए, तो इसका हो जाएगा हाथी द्वारा केला नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है 138 दिया है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, ठीक है। ऑप्शन ए चिन्ह देख ही रहे हैं, कामा वाला दिया है, बी है ऐसे दिया है, ऑप्शन सी है ये है पूर्ण विराम, और डी है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें पूछ रहा है कि जो चिन्ह दिया है ये, इसको आधा रुकना किसके लिए आएगा, कौन सा सही होगा, किस चिन्ह से दिखाया जाएगा आधा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये इसी का मतलब होता है आधा रुकना। ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये कामा है। कुछ और महत्वपूर्ण चिन्ह देख लेते हैं, जैसे एक ये है, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको कहा जाता है, तीसरा है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जैसे दशानन है तो इस तरह कर दिया जाएगा तो ये अवतरण चिन्ह है, या ऐसे भी कर दिया जाए ऊपर से तो इसको भी अवतरण चिन्ह ही कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह इन्हीं को कहा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 समास से पूछा है। समास हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। दिया है कि दशानन में समास का विग्रह करके बताना है कि कैसे होगा। ऑप्शन है 10 है आनंद जिसके, बी है 100 है आनंद जिसके, सी है 10 है आंगन जिसके, और डी है 10 है नान जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 10 है आनंद जिसके। देखिए दशानन को लिखेंगे तो क्या होगा 10 प्लस आनंद। आनंद का मतलब बताए थे सिर होता है, यानी 10 सिर वाला। यदि इसी पूछता इसमें कि इसमें समास कौन सा है, तो समास क्या होता है 10 सिरों वाला अर्थात रावण। जब तीसरा अर्थ थे तो वहाँ कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। अच्छा समास कितने होते हैं, तो समास की मुख्यतः भेद तो 4 होते हैं, लेकिन यदि कोई पूछे कि समास कुल कितने होते हैं तो कुल 6 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं, वही पूछा है। दिया है कि जो किसी स्थिति में टाला न जा सके। इसका क्या होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ऑप्शन है ए असंभव, बी संभव, सी अनिवार्य, डी आजीवन। तो इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य। देखिए असंभव क्या होगा, जिसको किया न जा सके। संभव जो काम किया जा सके। आजीवन क्या होता है, जीवन भर चलने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं आजीवन। इसके अलावा कुछ और याद रख लीजिएगा, जैसे पूछा जाता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला, उसको कहते हैं अनुगामी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। एक पूछा है कि अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला को कहते हैं आतिथेय। आ होता है और नहीं होता है, आतिथेय। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिक खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अधिक खर्च करने वाला उसको कहते हैं अपव्ययी, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक है कि जिसके पास कुछ ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाएगा अकिंचन,
ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 होगा। क्वेश्चन 141 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अनेकार्थी शब्द से पूछा है, जैसे किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो पूछा है अरुण का अनेकार्थी क्या होगा, अरुण का दूसरा अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है ए सूर्य, बी आकाश, सी सोना, डी गोद। तो अरुण का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। अरुण का अर्थ एक होता है सूर्य। कुछ ऐसे ही एक शब्द आता है जैसे अंबर, अंबर का भी पूछेगा तो अंबर का याद रखिएगा, अंबर को कहते हैं वस्त्र और आकाश। ठीक है। एक पूछता है अली, काफ़ी पूछा गया है, जो एग्जाम दिए हैं वो जानते होंगे। अली, अली को कहते हैं, एक तो अर्थ होता है इसका भंवरा और एक और होता है सखी, यानी जिसके कई अर्थ हों उसी को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। एक है अंग, अंग का मतलब होता है एक गोद होता, अंग देख लेते हैं। अंग, अंग का क्या होता है, तो अंग का होता है शरीर और होता है शाखा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 142 पे दिया है, कारक विभक्ति से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिया है कि 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक विभक्ति पहचानिए। देखिए विभक्ति कुल कितने होते हैं, 8। कारक विभक्ति 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध का के कीरा रे रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो इसमें पूछा है अधिकरण कारक की विभक्ति पहचान क्या है। तो अधिकरण का ऑप्शन देखिए दिया है रा रे, बी है से के, सी है हे अरे, और डी है में पर। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकरण का में पर। अच्छा, रा रे किसका होता है, ये होता है संबंध का, संबंध कारक का होता है रा रे। से के किसका होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, जब साथ हो से तो करण से, और हे अरे ये होता है संबोधन का। कारक में एक पॉइंट याद रखिए, एक जो काफी पूछा जाता है, अपादान कारक। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है से, लेकिन ये से होता है अलगाव के लिए। ठीक है, अपादान में जो से होता है वो होता है अलगाव के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल पूछेगा क्वेश्चन में कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कह रहा है कि से कौन सा कारक है, कौन सी कारक चिन्ह विभक्ति है, तो यही होगा अपादान कारक। जिसमें दूर होता हो कोई चीज तो वहाँ होता है अपादान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 हो गया। 143 इसमें दिया है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है अन्य पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अति उत्तम पुरुष, और डी है उत्तम पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा अति उत्तम पुरुष। ये कोई भेद नहीं होता है। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। उसी में से एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। अति उत्तम पुरुष कोई भेद नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। अच्छा, पूछता है कि कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। देखिए भेद होते हैं 6, लेकिन उनकी संख्या पूछे कि कुल कितनी संख्या होते हैं, तो 11 होते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तब तो आंसर 6 होगा। यदि पूछे सर्वनाम के कुल कितनी संख्या होती है, तो होगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। दिया है धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए है धर्म प्लस आत्मा, बी धर्म प्लस आत्मा, सी धर्मा प्लस तमा, और डी है धर्मा प्लस तमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म प्लस आत्मा। अच्छा, यदि पूछे धर्मात्मा में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। संधि कितने प्रकार की होती है ये भी जान लीजिए। संधि कुल कितनी होती हैं, 3। कौन कौन होती हैं, तो एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो पूछा है कौशल का समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है दक्षता, बी नीड़, सी ज्योत्सना, डी चपल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षता। कौशल का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, दक्षता। इसी प्रकार अगर नीड़ का पूछे तो नीड़ का होता है घोषणा, घोषला, घोसला। ठीक है, या आसियाना, एक और होता है आसियाना। चपल का अगर पूछे तो चपल का होता है चतुर, चालाक। ठीक है, ऐसे ही ज्योत्सना का पूछे तो ज्योत्सना का होता है चांदनी और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। चलिए क्वेश्चन 146 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। दिया है अवगुण शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए है गुण, बी अ, सी है औ, और डी है ण। पहले देख लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो ये बताए थे पिछले क्लास में, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे अवगुण दिया है,
ठीक है। तो अवगुण में गुण तो मुख्य शब्द है और इसमें पहले क्या जुड़ा है अ, तो इसमें अवगुण में अ उपसर्ग है। वैसे ही एक शब्द होता है प्रत्येक। प्रत्येक, देखिए हमसे जो उपसर्ग का क्वेश्चन पूछेगा ना, यहाँ तो आसान पूछ दिया है, जो इसमें दिख रहा है उपसर्ग साफ साफ दिख रहा है, अवगुण में अ उपसर्ग है। लेकिन क्वेश्चन जब घुमाना हो तो इस प्रकार का पूछता है जिसमें उपसर्ग छुपा हो। जैसे प्रत्येक में पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो इसको तोड़ के पता करेंगे कि कैसे बनता है। ये प्रतिधन एक होता है तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया प्रति। ऐसे ही है अत्याचार, तो अत्याचार में कौन सा तो अत्याचार में उपसर्ग होता है अति प्लस आचार। अत्याचार को क्या लिखेंगे अति और आचार, तो इसमें उपसर्ग होगा अत्याचार। वैसे ही एक शब्द होता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण को भी लिखते हैं परि प्लस आवरण। इसमें पूछे क्या उपसर्ग होगा, तो इसका उपसर्ग होगा परि। तो क्वेश्चन में दिया था कि अवगुण का क्या उपसर्ग है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तत्सम तद्भव पूछा है। ऑप्शन पूछा है कि ग्राम का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए शहर, बी गांव, सी सड़क, डी है खेत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन बी गांव। देखिए तत्सम तद्भव होता क्या है उसको समझ लीजिए। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। देखिए तत्सम, सम आ रहा है, सम से निकल रहा है संस्कृत, ठीक है, यानी जो शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं हमारी हिंदी भाषा में उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, और जो थोड़ा बिगड़े रूप हैं जो संस्कृत से थोड़ा बिगड़ गए हैं वो हिंदी में ज़्यादा प्रयोग होते हैं उनको कहा जाता है तद्भव। तो जैसे यहाँ पूछा है ग्राम, ग्राम संस्कृत शब्द है यानी ये तत्सम है, इसका तद्भव ग्राम को क्या कहते हैं हम गाँव। वैसे ये खेत, खेत तो ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र, क्षेत्र होता है तत्सम, सॉरी क्षेत्र ऐसे होगा, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव देख लेते हैं। जैसे पूछता है गेहूं का तत्सम क्या होगा, गेहूं का, तो गेहूं का याद रखिएगा, गेहूं का होता है गोधूम, गोधूम। इसी प्रकार पूछा जाता है कि गर्दन का क्या होगा, तो गर्दन का होता है ग्रीवा, ठीक है। ऐसे ही विवाह का क्या होगा, विवाह तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो विवाह तत्सम है और इसका तद्भव होता है ब्याह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लालिमा, बी टुकड़ी, सी शक्तिमान और डी है सफल। तो देखिए प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय दो चीजें होती हैं। हमने बताया कि उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ा हो और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे कोई शब्द है यहाँ तो उसके अंत में जुड़ेंगे। जैसे वीर एक शब्द है और उसमें जुड़ा है ता, तो लास्ट में जो जुड़ता है वही प्रत्यय कहलाता है। इसमें देखिए लालिमा में लालिमा को लिखेंगे तो लाली प्लस माँ लिखते हैं, तो इसमें क्या है माँ प्रत्यय है। टुकड़ी में टुकड़ा प्लस ई लिखते हैं तो ई प्रत्यय आता है। शक्तिमान में शक्ति प्लस मान लिखते हैं तो मान प्रत्यय है। लेकिन सफल में कोई प्रत्यय नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा सफल, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 दिया है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन बचेगा। 149 संधि से ये भी दिया है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद का विकल्प है। संधि विच्छेद का करना है आपको। जैसे सुक्ति है, सुक्ति का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, दिया है सु प्लस उक्ति, दूसरा है स प्लस उक्ति, तीसरा विकल्प है सु प्लस किति और डी है स प्लस उक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा सु प्लस उक्ति, ठीक है। संधि का एक अलग से वीडियो आएगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सुक्ति में क्या होगा सु प्लस उक्ति, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 150 150 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ पूछ रहा है, यानी विलोम शब्द पूछ रहा है, विलोम। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बांधना, बी रिश्ता, सी छोड़ना, डी है मुक्त। तो याद रखिएगा बंधन का विपरीत क्या होगा, मुक्त। बंधन मतलब कैद में रखना और मुक्त मतलब आजाद कर देना। अच्छा बांधना का क्या होगा, बांधना का होगा खोलना और छोड़ना का पकड़ना। ऐसे ही पूछा जाता है कि विरक्त का विलोम शब्द बताइए। तो विरक्त का याद रखिएगा होता है अनुरक्त, ये भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा है अनुज, अनुज का पूछा जाता है विलोम शब्द बताइए, तो इसका होता है अग्रज, ठीक है, अग्रज। तो इस प्रकार हमने हिंदी में कुल 37 प्रश्नों का डीप एनालिसिस किया है। इससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में हिंदी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इंस्पायरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आने वाले वीडियो में भी अच्छे से समझा सकें। तो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।